Okay, so this is your supplement of ICSI for December 25. Now definitely we have only few things to study from here. Come to the index part of the supplement. आया आप जैसे लेसन 4 में एक ड्राफ्ट एक्स्ट्रा आया है. कौन सा है बच्चा लोग? मीडिएट सेटलमेंट अग्रीमेंट. कौन सा है बच्चा लोग? मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट. अच्छा, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं जब अपन ने कल चैप्टर खत्म किया, ठीक है. बट और एक बार मैं सिर्फ बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट बच्चा लोग? सेटलमेंट हो चुका है कि होने वाला है? हो चुका है. तो क्या दोनों पार्टी सेटलमेंट टर्म्स अच्छे से लिखकर दोनों को बाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मीडिएशन इज वॉलंटरी और कंपल्सरी. वॉलंटरी. स्कोप ऑफ मीडिएशन पढ़ा था अपन ने, नेचर ऑफ मीडिएशन पढ़ा था, वो मीडिएशन अग्रीमेंट है. अगर आपको सेटलमेंट वाला कुछ आया तो आपको ये वाला लिखना है. अच्छा, क्या क्या होता है इस अग्रीमेंट में? स्टोरी क्या है कि मैंने कंप्यूटर्स आपको दे देने हैं, आप मुझे पैसा दे दोगे, आप मेरे से एएमसी चाहते हो. एएमसी माने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप चाहते हो, यानी कि मैं आपका एनुअल मेंटेनेंस 3 साल के लिए आप फ्री में चाहते हो. ओके, आप पैसा नहीं मतलब you don't want to give me money for the AMC, and also you want one employee of mine to be at your workplace for some period of time, ताकि आप ट्रेनिंग ले लो कि ये मशीन्स, इक्विपमेंट्स या कंप्यूटर्स कैसे चलने हैं. ठीक है. So that both the parties agree to bind themselves. That first party agrees to give 100 computers to the other party. That other party gives the 10 lakhs rupees to the first party. That first party shall give AMC for 3 years. That the first party shall not take any money against the AMC and give one employee also at the workplace of which party? Second party. अगर second party ने delay किया तो क्या उसको interest लगेगा? Yes. Whatever percentage per annum आप डिसाइड कर सकते हो कि जितना लेट होगा पेमेंट, क्योंकि उनको 1 महीने में पेमेंट कर देना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. 2 ही पार्टीज आएंगे जो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है. ठीक है. दैट इज द ओनली थिंग एज यू कैन सी इन द सप्लीमेंट. चैप्टर 5 पे आते हैं. चैप्टर 5 पे आते हैं बच्चों लोग. चैप्टर 5 किसके बारे में बोल रहा है? ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना. नाउ ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स अपन ऑलरेडी पूरा चैप्टर डेफिनेटली कर चुके हैं. बट यू नो एलएलपी का एक फर्स्ट ड्राफ्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, है ना. एलएलपी अग्रीमेंट 2-3 पार्टीज जितने आपको बनाने हैं उसके साथ आप बना सकते हो. डू यू रिमेम्बर समथिंग लाइक फर्स्ट शेड्यूल? क्या होता है फर्स्ट शेड्यूल? टर्म्स एंड कंडीशंस जो नॉर्मली एक एलएलपी अग्रीमेंट में अग्री हो जाते हैं. तो अगर हमारे बीच में अग्रीमेंट नहीं है, क्या हम एलएलपी अग्रीमेंट फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से ही कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ. लेट्स से आई एम अ पार्टी, यू आर अ पार्टी, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट अस? 1:1:1. ठीक है. ये कौन से शेड्यूल के हिसाब से हम बात करते हैं बच्चा लोग? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी. ओके, आपको यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है. जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज बोली गई है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल पार्टनर्स ऑफ एलएलपी are entitled to share equally in the capital P&L of the LLP. माने कि अगर अग्री नहीं किया है तो क्या इक्वल शेयरिंग ही होगा कि नहीं होगा? हाँ. LLP shall indemnify each partner in respect of payments and personal liabilities incurred by him in a ordinary or proper conduct. As you know, LLP में liability limited है कि unlimited है? Limited है. Limited up to their share of capital only. Will every partner indemnify the LLP for any loss caused by them? Yes. Generally यही होता है कि अगर आपके वजह से LLP को तकलीफ हुई है तो you will indemnify whom बच्चा लोग? LLP. Okay. No partner shall be entitled to remuneration in the LLP. Mostly remuneration ना ही होता है. You can decide and give remuneration to partners, that's different. But अगर तय नहीं हुआ है, is any partner liable for taking remuneration? No. वो लोग सिर्फ क्या लेते हैं? Profit sharing. Should every partner take part in the management of the LLP or not? Yes. Basic है कि कुछ अलग बोला है उन्होंने? Basic.
Okay, no partner may be introduced as a partner without the consent of all existing partners. Head point क्या होगा इस चीज का? Admission of a partner. अपन भी वही लिखते हैं, but इन्होंने जनरली कि अगर आप अग्री नहीं करते हो अदरवाइज तो यस, दोनों के पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स जो सबके कंसेंट लेना कंपलसरी है. Okay, any matter or issue relating to LLP shall be decided by a resolution by majority of partners or minority of the partners. Majority partners will decide. Every LLP shall ensure that decisions taken by it are recorded where बच्चा लोग in the minutes. ये वाला लाइन क्या आप मुझे बोल सकते हो कि ये सही है? Each partner shall render true accounts and full information to the other party. Do you agree? Yes. जो भी है full disclosures करोगे आप, सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कमाओगे, आप LLP के नाम पे, पर्सनल नाम पे ट्रेडिंग नहीं करोगे. If a partner without the consent of the LLP carries on any business of the same nature and competes with the LLP, should he give all the profits to the LLP eventually or not? Yes. माने कि आप अगर बोले बिना LLP के नाम पे ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप प्रॉफिट तो कमाओगे, क्या वो प्रॉफिट आपको LLP को वापस कर देने चाहिए कि नहीं कर देने चाहिए? Yes. Okay. Every partner shall account to the LLP for any benefits that have been derived. Look at the 13th point. It is an important point in practical life as well. No majority of the partners can be expelled unless and until a power has been conferred upon them. All disputes will be resolved through what बच्चा लोग? Arbitration and conciliation. या तो ये अग्री करो या तो कौन सा स्केड्यूल आपके ऊपर लग जाता है? स्केड्यूल 1. समझ में आया क्या क्या है? चैप्टर नंबर 6 हैज अ लॉट ऑफ चेंजेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 नाउ. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अंडर विच एक्ट बच्चा लोग? कंपनीज एक्ट 2013. नाउ रिजोल्यूशंस अपन ऑलरेडी चैप्टर 6 में कर चुके हैं, बहुत सारे किए अपन ने. CSR का पता है, काफी सारे आए थे. इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करो, अपॉइंटमेंट ऑफ CFO, CS, MD. ओके, फिर ओमनीबस अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, फिर इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर डिविडेंड. देन वी हैव डन अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस शीट, P&L का जो आप अप्रूवल करवाते हो वो सब भी अपन ने कर लिया है. तो मैम इसमें अलग क्या है? बहुत सारी चीजें अलग हो चुकी है. नो डाउट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दे स्टैंड एज इट इज, उपरांत ऐड हुए. ओके, सो कोई कुछ कैंसिल नहीं हुआ है. इट्स जस्ट दैट सम ऑफ द थिंग्स हैव बीन एडेड फ्रेश. ओके, डिड वी हैव अपॉइंटमेंट ऑफ MD? यस वी डिड. ओके, बट ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बस चेंजेस है यहाँ पे. जो अपन ने पढ़ा था या आपके मॉड्यूल में अभी है, उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा आ चुकी है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट वन फर्स्ट. ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते बच्चे लोग, है ना. Resolve that pursuant to provision of section 196, 197, 203, schedule 5 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 as amended or reenacted from time to time. ऐसा अपन ने याद रख लिया है. Comma, the consent of the board of directors is hereby accorded to appoint Mr. X as the managing director of the company for a period of 5 years on a monthly remuneration of rupees 5 lakhs. ऐसा करके अपन ने फर्स्ट वाला पैरा लिखा था, वो सेम है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो चेंज हो चुके हैं. अच्छा, आपको लास्ट पैरा पता है? डायरेक्टर्स आर ऑथराइज्ड टू डू ऑल द एक्ट्स, deeds, things necessary to give effect to the said resolve. वो भी सेम है, पर बीच में 3 लाइन ऐड करी है. एंड द गुड पार्ट इज दैट कोई भी अपॉइंटमेंट में अब वो 3 लाइन कॉमन आ चुकी है. सो यू नीड नॉट बाय हार्ट 3 डिफरेंट लाइन फॉर 3 डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स. CS भी अपॉइंट हो तो भी यही 3 लाइन है. MD हो, CEO हो, CFO हो, एवरीबडी हैज टू फॉलो द 3 लाइन्स. कैन वी सी देम व्हाट दे आर? प्लीज मेक चेंजेस इन योर नोटबुक राइट नाउ. माने कि कुछ लिखो जिससे आपको पता चले कि ये वाला अब नहीं, उसमें 3 पैराज ऐड हो चुके हैं. कम टू योर नोटबुक वेर एवर यू हैव रिटन. अपन ने एक ही लिखा रहेगा ऑफ वन टाइप.
we've written CS, if I'm not wrong, CEO लिखा है, जो लिखा है वो ठीक है. आपको अब याद रखना है कि उसमें कितने ऐड होने हैं पैराग्राफ्स, 3. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. क्या नया है फिर आप ऐड भी कर दीजिएगा जहां जगह हो. डू यू हैव स्पेस इन योर रिजोल्यूशन समवेयर? गुड, ग्रेट. चलो देखते हैं. रिजॉल्व फर्दर दैट होता है कि फर्दर रिजॉल्व दैट? रिजॉल्व फर्दर दैट. The terms and conditions of appointment shall be as per the appointment letter including its revision from time to time. ध्यान रखो, don't start writing. पहले समझ लो 3 पैरा क्या है, फिर आपको खुद ही लिखना है. ओके चलो. रिजॉल्व फर्दर दैट क्या बोलेंगे बच्चा लोग? द terms and conditions of the appointment shall be as per the appointment letter and includes the revision from time to time. वापस बोलो. the terms and conditions of the appointment will be as per the appointment letter including its revision from time to time. Resolve further that Mr. Dash of the company यानी कि कोई भी director is hereby authorized to file necessary forms before ROC. क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग? Resolve further that Mr. X, the director of the company, is authorized to do the filings before ROC. Okay. Resolve further that Mr. Dash of the company B and is hereby authorized to make entries. कौन होगा ये? Again, the director of the company will be authorized to make necessary entries in the respective registers and records of the company. Okay. यही 3 लाइन हर बार आ चुकी है अब. यानी कि जब आप CS का अपॉइंटमेंट करो तो भी ये 3 लाइन एक्स्ट्रा है. Got it? तो पहला वाला सब सेम रहेगा. Resolve further that pursuant to provision of section 203 of Companies Act, कॉमा सब कुछ सेम. बट ये 3 और रिजोल्यूशन जो है वो आ चुके हैं. ठीक है. सो वी नीड नॉट लूज मार्क्स. जो अपन पढ़ चुके हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, बट सप्लीमेंट अलग बोल चुका है तो वी हैव टू फॉलो व्हाट द सप्लीमेंट इज गिविंग. एंड हाईएस्ट चांसेस के आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसी में से 10 मार्क निकले, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं इन चैप्टर नंबर 6. तो मुझे नहीं लगता जो रिजोल्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसमें से आने का चांस ऑलमोस्ट मिनिमल है. आज जो आप पढ़ रहे हो उसी में से आने का पूरा चांस है, बिकॉज दीज आर द फ्रेश अमेंडमेंट्स विच वर नॉट देयर फॉर जून ऑल्सो. दे आर डायरेक्टली देयर फर्स्ट टाइम फॉर द डिसम्बर अटेम्प्ट. ओके चलो बताओ क्या है पहला? रिजॉल्व दैट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. अच्छा. सेकंड ROC की फाइलिंग्स. थर्ड yes, registers and everything will also, you will keep it updated. Please add these 3 lines. Okay, now the next resolution which we have, which we did not have at all in the previous syllabus, shareholders resolution for what बच्चा लोग? Reappointment of managing director. We never had this, है ना? Shareholders resolution for reappointment of whom? Managing director. Now what new has been added in the supplement के हम अलग से पढ़ रहे हैं. बच्चे लोग जब भी शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन मांगते हो, कैन आई से एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, एक नोटिस तो जाती है, एजेंडा बोलते हैं, और उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है. तो करीब करीब 2-3 जगह पर उन्होंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोले हैं कि एज अ बोर्ड यू आर टेलिंग समथिंग टू द शेयर होल्डर्स कि ये आपको मीटिंग में ध्यान रखना है कि बोर्ड तो एक्सेप्ट कर चुका है कि मिस्टर एक्स को हम रीअपॉइंट करना चाहते हैं. अब हम बस आपकी राह देख रहे हैं, आप भी अगर एक्सेप्ट कर दोगे तो बहुत बढ़िया. अब वो कन्विंस करने के लिए कैन आई से आप उनको कुछ डिटेल्स बताओगे कि ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, लास्ट 5 साल से इतना मेहनत किया है, कंपनी को यहां से यहां पहुंचाया है, हम इसको इस नए टर्म्स पे वापस रीअपॉइंट करने का कोशिश कर रहे हैं. तो आप भी अगर रिजॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू सी द रिजोल्यूशन एंड अटैच्ड विद इट वी हैव व्हाट बच्चा लोग? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. क्या है अपने पास? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. अच्छा, विदाउट इवन रीडिंग, चलो अगर एग्जाम में ये अचानक आ जाता
तो भी आप अटेम्प्ट कर पाते क्या शेयर होल्डर्स रिजॉल्व? एक्सप्लेनेटरी नहीं कर पाते क्योंकि आपने नहीं सीखा है, वो छोड़ दो, बट अगर ऐसा कुछ आता नया आप अटेम्प्ट कर पाते? सच्ची बताओ कैसे? जब भी रिजोल्यूशन आते, मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको बोला है, जो हेडिंग है उसको हाँ बोल दो बस, कि हाँ हाँ एवरीथिंग इज ओके करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट सीइंग। ओके, रिजॉल्व दैट पर्सन provisions of section 196, 197, 203 read with schedule 5 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2013, comma, the consent of the shareholders is hereby accorded to the board of directors that they can go ahead to reappoint the managing director for a period of 5 years. Khatam. Resolve further that the directors are authorized to do all the acts, deeds, things necessary to give effect to the said resolution. तो डरना मत, अगर कभी कोई अलग सा रिजोल्यूशन आ गया, जो हेडिंग है उसको हाँ बोल दो। मैम हम सेक्शन भूल गए, नहीं भूलोगे आप, क्योंकि टिपिकल सेक्शंस ही आएंगे। नॉर्मली 135 इज द मेन टारगेट, फिर 196, 197 अगर एमडी वगैरह है तो 203 अपॉइंटमेंट वाला हो गया। ओके, ये बार उन्होंने 13, 14 सेक्शंस भी डाले हैं, वी विल सी एज वी प्रोग्रेस। चलो ये वाला देख लो। ओ या जस्ट वन लाइन एक्स्ट्रा, सॉरी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी। क्या आएगा बच्चे लोग? सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, नॉट इन ऑल केसेस, ओनली इन सम केसेस, बट हम रिजोल्यूशन में डाल देंगे। ओके, reappoint Mr. X as the managing director for a period of how many years? 5 years with effect from 1st 4 2025 upon the terms as mentioned in the explanatory statement which is annexed. एक लास्ट बार बोल देते हैं, 196, 197, 203 Schedule 5 of Companies Act 2013 read with Companies Rule 8 of 2014 subject to CG's approval, okay, comma, consent of the shareholders is hereby accorded बोलो या तो given बोलो to the board of directors that they can reappoint the managing director for a period of 5 years on the terms stated in the explanatory statement annexed herewith. Full stop and then the resolve further that paragraph. Clear with this one? I will make you write this one. Do not worry about the same. चलो explanatory statement देख लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है? बोर्ड जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वो एमडी को ना? पक्का? क्या एक्सप्लेन कर रहे हो आप? कि अपॉइंटमेंट क्यों करना चाहिए, हमने क्या कर दिया है और हम आपसे क्या चाहते हैं, नए टर्म्स कैसे हमने लगाए। ये पूरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं छापना है, बट जो एसेंशियल टर्म्स है, शेयर होल्डर्स को क्या फर्क पड़ता है? एमडी को कितनी लीव्स दिए, एमडी को कितने हॉलीडे दिए, एमडी को क्या एक्स्ट्रा दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन फर्क पड़ता है उनका पैसा, उनका जो फैसिलिटीज है, इंसेंटिव्स है, उनसे फर्क पड़ता है। तो वो छोटी छोटी बात अपन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डाल देंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बेस्ड ऑन द recommendation of nomination and remuneration committee duly approved by the resolution, comma, board has appointed or want to appoint, बोर्ड ने तो हाँ अपने तरफ से बोल ही दिया है, हैव अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। कहना इसे अब आपकी बस हाँ चाहिए, आप भी हाँ बोल दो तो ये रीअपॉइंटमेंट अपन फाइनल कर देते हैं। ओके, मिस्टर एक्स जो बेचारा एमडी है, ही इज अ विजनरी। आप ये पूरा पैरा देखो, इतने तारीफ के पुल बांधे हैं, बट अपने को इतनी तारीफ कर रहे हैं कि कोई जरूरत है नहीं, अपने को इतना ज्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा है वो इंसान, तो 2-3 लाइन लिख दी बस हो गया। अब इंग्लिश देखिए, एग्जिबिटेड एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स, स्टीडफास्ट कमिटमेंट, कंसिस्टेंट एक्सपांशन, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स, relentless pursuit of excellence। इतनी इंग्लिश थोड़ी सी निकलना भी मुश्किल है, बट प्लीज ऐसा मत लिखना ही इज वेरी गुड, comma, smart, intelligent, no,
Right? 2-3 good words. He's a good strategist. He's a good manager. Huh? He's optimistic. But did you eventually get the meaning? Oh, you knew it. Which is great. Alright. Okay. Last line बस ध्यान में रखना. It would therefore be in the interest of the company to reappoint Mr. X as a managing director of the company. Material elements of the agreement are as follows. Period of the agreement माने के 5 साल के लिए. Remuneration, basic salary, perquisite, reimbursement, insurance. मैम मैं इंश्योरेंस लिखना भूल गई. एक्सप्लेनेटरी कोई बात नहीं. मैम मैं पैसा ही लिखना भूल गई. तो तुम भी भूल जाओ कि कुछ मिलेगा. देखो पैसा मेन चीज है. ओके इंश्योरेंस भाड़ में जान दो. यू हैव टू फोकस ऑन रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो तो बोर्ड रेजोल्यूशन में खुद लिखा है कि हमने उनको मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 5 लाख के लिए अपॉइंट किया है. तो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो वो अटैच करना कंपलसरी है. अब ये वाले जो 3 लाइन है आप एक बार देखो. मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ. आई एम सो सॉरी. मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन द सेट रिजोल्यूशन, क्योंकि ये खुद का ही उसका रीअपॉइंटमेंट है. मिस्टर वाई इज डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन द रिजोल्यूशन एज ही इज इंटरेस्टेड टू मिस्टर एक्स. बेसिकली मैं बताऊं ये 3 पैरा में सिर्फ रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है और किस तरह से वो इंटरेस्टेड है वो बताया है. बट मैं क्या बोल रही हूं, मैं आपको सीधा अगर लास्ट लाइन सिखाऊं कि नन ऑफ द डायरेक्टर्स, नन ऑफ द केएमपी आर रिलेटेड पार्टी, neither they are financially interested in the reappointment of the MD. खत्म करो ना. काय को अपने को लंबा चौड़ा बोल के ये बोलना है कि ये रिलेटेड नहीं है अपने केस में कोई. और मैं लिख के दे दूं आपको, क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेंगे कि मिस्टर एक्स इससे रिलेटेड है, ऐसा है तो वैसा. अच्छा रिलेटेड होगा तो एक लाइन और ऐड कर दो कि मिस्टर एक्स इज रिलेटेड टू मिस्टर वाईज रीअपॉइंटमेंट. बस शेयर होल्डर को बताना ही है ना कि एक्स और वाई रिलेटेड है, तो लिख दो फिर. बट अगर नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो यू विल टेक अ स्टैंड दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स, नन ऑफ द केएमपी आर रिलेटेड, नाइदर दे आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर. समझ में आया? ताकि आपका 3-4 लाइन वो हट जाए. मैम आप हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपको भी पता है जिस मार्क्स के लिए वो आपको पूछेंगे आप खुद हटाओगे एग्जाम में तो आप शायद अच्छी चीजें हटा दोगे. उल्टा आप एक वर्जन कट सीखो और एक वर्जन लॉन्ग कट तो आपके सामने है. अगर 10 मार्क के लिए एक्सप्लेनेटरी मिला, प्लीज एकदम ही तारीफ करिएगा, खुल के करिएगा. बट अगर 5 मार्क है, रिजोल्यूशन प्लस स्टेटमेंट आपके लग जाएंगे. अगर आप स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो तब जाके आपको कट करना पड़ेगा. और कट करने के लिए लास्ट वाले में बहुत अच्छे से आप दोनों पैरा हटा सकते हो, सीधा लास्ट वाला लिख सकते हो. और ये तारीफ 2-3 कॉमा में आपने बता दिया कि एक्स अच्छा है, मतलब एक्स जो मैनेजर है वो अच्छा है, तो आपका काम हो जाएगा. गॉट इट? चलो फर्स्ट पैरा में अपन ने क्या बोला बच्चों लोग? बोर्ड हैज रिजॉल्व्ड टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज द डायरेक्टर सब्जेक्ट टू हुज अप्रूवल? शेयर होल्डर्स अप्रूवल. कब शेयर होल्डर कब अप्रूव करेंगे बच्चा लोग? इन द जनरल मीटिंग. ओके. फिर मिस्टर एक्स ने हमेशा प्रूव किया है खुद को कि वो बहुत अच्छे हैं, परस्यूट है एक्सेलेंस का, ब्ला ब्ला ब्ला. इज इट द रीअपॉइंटमेंट इन द फेवर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट? यस. एंड क्या आप कुछ की टर्म्स बताओगे? जैसे रेम्यूनरेशन, पीरियड, सैलरी, परक्विजिट्स. बस आपको इतना याद आया, बस हो गया. अब इंश्योरेंस झक मार के याद रहेगा ही, क्योंकि 2-3 बार अवॉइड करने को बोला. एंड लास्ट पैरा, none of the directors, none of the KMP are interested or financially interested in the reappointment of the managing director. I hope. Yes. KMP etc. you can use. Yes. In resolutions, yes. Okay. Look at the next one, board resolution for appointment of a CFO.
ठीक है, किसको रीअपॉइंट कर रहे हैं बच्चा लोग अपन? CFO। नाउ पूरा अगर आप देखोगे तो सिर्फ वापस वो 3 लाइन ही एडिशनली ऐड हुए हैं, बाकी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वो सेम टू सेम रिपीट है। सो कैन आई से ये अलग से नहीं पढ़ना है। अच्छा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो आपको अलग से नहीं पढ़ना है। लुक एट द 3 लाइन्स इन बिटवीन। क्या ये आपको मैंने आज समझा दी कि नहीं समझा दी? हाँ, तो वही वाली सेम रिपीट टेलीकास्ट है। नो नीड टू स्टडी इट वंस अगेन। आई होप आप समझ रहे हो हाँ बच्चा लोग? यस। तो तीनों रीअपॉइंट, अरे एक अपॉइंटमेंट आपने नया वाला पढ़ लिया, आपका हर अपॉइंटमेंट सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सेक्शंस लिखने हैं, सेकंड में ROC का लिखना है, सेकंड में वो अपॉइंटमेंट लेटर का लिखना है, थर्ड में ROC लिखना है, फोर्थ में क्या लिखना है? फाइलिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड द रजिस्टर्स। दैट्स इट। एंड फिफ्थ इज अवर यूजुअल पैराग्राफ। ओके, नाउ दिस इज डिफरेंट। कंसेंट लेटर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये आपने नहीं किया है अब तक ड्राफ्टिंग में, तो ये अलग का अलग पार्ट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट लेटर? कि आप एज CS एक्ट करने को रेडी हो इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिक है, बहुत ज्यादा हाई इंग्लिश भी नहीं है। इमेजिन कि मैं आपको अपॉइंट कर रही हूँ एज माई कंपनी CS, तो आपको मैं कंसेंट लेटर साइन करने को दे रही हूँ। क्या लिखा होगा उस कंसेंट लेटर में? आई अग्री टू डू ऑल द रिक्वायर्ड रजिस्टर, to do all the required compliances on behalf of the company with effect from so and so date as stated in my appointment letter as well. मैम ये consent letter sign करवाना जरूरी है क्या आपको? Yes, the answer is yes. आप जैसे ही appointment letter देते हो, consent letter भी उसके साथ साथ आ ही जाता है that yes you consent to act as a company secretary on behalf of the company. ये है कि हर रजिस्टर्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करने को और अथॉरिटी लेने को अग्री करते हो। इसका एक छोटा सा कंसेंट लेटर आपको एडिशनली अब ICSI ने दिया है। ओके, चलो कंसेंट लेटर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, डेट लिखेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लेट्स से वेरेंडा प्राइवेट लिमिटेड। सर, सब्जेक्ट आता है लेटर वेटर में? यस। Consent to act as the company secretary of Veranda Private Limited. I, whatever your name, son of or daughter of Shri so and so, resident of dash, a fellow member of ICSI having membership number dash. No need to fill in the membership number because you wouldn't have any membership number as of yet. कितने डिजिट का होता है? 6 digits. give my consent to act as a company secretary of Veranda Private Limited with effect from 1st April 2025 and declare that I am not disqualified to act as such. Thank you. My membership number, employee company secretary identification number, ECSIN. क्या होता है बच्चा लोग? ECSIN. मैम ये सब ब्लैंक रखना है? यस, आराम से ब्लैंक छोड़ दो। इट्स जस्ट दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू और शायद आस्क फ्रॉम यू, डू यू नो दैट ECSIN नंबर लिखना जरूरी है कि नहीं है? दैट्स इट। ओके, डेट एंड द प्लेस। आई थिंक इट कुडंट बी मच इजियर देन व्हाट यू जस्ट रेड आउट राइट नाउ। क्या लिखा है बच्चा लोग? पहला तो डेट, ओके, फिर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरेंडा प्राइवेट लिमिटेड। फिर सब्जेक्ट आता है क्या? यस सर, सॉरी सब्जेक्ट क्या? Consent to act as a company secretary for Veranda Private Limited. Sir, I, Priya, age of, daughter of, resident of dash, having my membership number as dash, I consent to act on behalf of Veranda Limited as a company secretary with effect from so and so, and I also state that I am not disqualified to act as such. समझा? थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिख दिया, साइन मार दिया आपने, आपका मेंबरशिप नंबर, ECSIN नंबर, डेट, प्लेस डाल के खत्म कर दो। मैम 2 बार डेट? सबसे पहला डेट जिस दिन वेरेंडा ने आपको कंसेंट लेटर दिया, एंड नीचे डेट जिस दिन आपने वो साइन किया या तो कंसेंट किया। गॉट इट? Even though you don't want to make, sorry,
आप नहीं चाहते कि मैं आपको लिखाऊं, बट मैं फिर भी आपको लिखाऊंगी अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेट, मैं चाहती हूँ कि आप नया वाला जो है ना वो एक बार मेरे सामने लिख के रख दो, ताकि आप याद रखो कि हाँ ऐसा कुछ किया था। इट विल बी स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस मेमोरी, है ना अदिति? चलो लिखो, कंसेंट लेटर ऑफ सीएस। इंडेक्स अच्छे से बना लेना। चलो डेट ब्लैंक डाल दो। नेक्स्ट लाइन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो आप बताओ कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन कर चुके हैं बोर्ड रिजोल्यूशन? यस, वी हैव डन देम, सो दिस वन यू डोंट हैव टू डू। हैव वी डन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? वी एक्सेप्ट द कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, स्केड्यूल, वो वाला भी अपन कर चुके हैं। इंटरिम डिविडेंड? यस, इट्स द सेम, नो चेंज। Recommending payment of dividend? Yes, we have done. And ordinary resolution for declaration of dividend at the AGM is also done. This is also done. Board resolution for approval for filing of CSR 1 through corporate entity or non-corporate entity. Approve the CSR policy. Have we done? Yes, adoption approval of CSR policy is done. Okay. Now ये वाला बाकी है. Board resolution to consider and approve the shareholders agreement for controlling the composition of board of directors of the company. Look at the head point once again. You know shareholders agreement बनता है ना, जो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में या ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 6 में ही किया है, shareholders agreement. So there are two things, shareholders agreement and share purchase agreement. Okay, both of them are pertaining to chapter number 6. In shareholders agreement, दोनों पार्टीज तय करते हैं उनके पावर्स, उनके राइट्स, कि तू एमडी, मैं सीईओ, हम दोनों मीटिंग साथ में ही बुलाएंगे, तू चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, हम दोनों डिस्पेंस अगर करें कोई भी अंडरटेकिंग तो मिलकर डिसाइड करेंगे, कोई इकलौता नहीं कर सकता। यानी कि बोर्ड के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनाया जाता है। यूजुअली द पीपल हु मेक द शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मुकेश अंबानी या नीता अंबानी अगर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स है, डेफिनेटली वो अपने बीच में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनाएंगे कि मुकेश आप ये चीज करिएगा, नीता आप ये चीज करिएगा। अच्छा, इकट्ठे मिलकर हम कुछ डिसीजन साथ में भी लेंगे। नाउ ये जो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपने बनाया है, दैट डिजर्व्स अ बोर्ड रिजोल्यूशन, कि भाई पूरा बोर्ड सहमत है कि मुकेश और नीता के पास ये एक्स्ट्रा पावर्स है जो हमारे पास शायद अब तक नहीं है। उसका ही एक छोटा रिजोल्यूशन आपको आपके सप्लीमेंट में दे दिया गया है। अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट? दो शेयर होल्डर्स, उनके बीच में एक अग्रीमेंट बन चुका है कि बनने वाला है? बन चुका है। आर दे द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और माइनॉरिटी? ऑब्वियसली हाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड यूजुअली प्रमोटर्स और फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको याद दिलाती हूँ, कुछ लोग शायद थोड़े से एब्सेंट लग रहे हैं मुझे। एक लाइन आई थी, राइट टू फर्स्ट ऑफर, कि अगर तू शेयर्स बेचकर जाना चाहता है तो तू पहला शेयर्स मुझे बेचेगा। मैंने कुछ नहीं बोला तो 60 डेज के अंदर तू थर्ड पार्टी को बेचना, उसके पहले नहीं। ये कहना से दोनों शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में तय करते हैं। ये कोई कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पहले दूसरे वाले को ही देगा, वो नहीं लेता है तो तीसरे पार्टी को देगा। नो, दिस इज अग्रीड अमंग्स द शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। और वो शेयर होल्डर अग्रीमेंट के ऊपर एक थप्पा लगाने का काम कौन सा रिजोल्यूशन करता है? बोर्ड रिजोल्यूशन। गॉट द पॉइंट? चलो ऐसा कुछ अचानक आ जाता, क्या लिखते आप? रिजॉल्व दैट ऑब्वियसली pursuant to the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 as amended or reenacted from time to time। अच्छा, एक बात पूछनी थी जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर 6। मैंने शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनाया बट मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो है। What if any point is contradictory in the shareholders agreement and AOA? What will prevail? AOA, यानी कि subject to the things written in the MOA AOA, comma,
अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द अच्छा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ हुज बच्चा लोग शेयर होल्डर्स इन द एंसुइंग जनरल मीटिंग. क्या कंसेंट बोर्ड का मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? हाँ. किस चीज के लिए? शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट ऑफ वेरेंडा लिमिटेड. आई होप यूर अंडरस्टैंड. ये लास्ट पैरा तो बड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा अलग भी है, देखते हैं. बट पहले पहला पैरा क्लियर है आपको? चलो एक बार पढ़ते हैं क्या साथ में, है ना. रिजॉल्व दैट परसुएंट टू द ओके रेड विद द रूल्स अमेंडमेंट री एनैक्टमेंट वो आपको पता है. एंड परसुएंट टू हु बच्चा लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सब्जेक्ट टू होम अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द एंसिंग कॉमा कंसेंट ऑफ द board be and is hereby accorded to execute the shareholders agreement pursuant to which veranda limit अच्छा यहाँ पे वो बोला है. ठीक है, फिर भी वेरेंडा शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो बोर्ड है उनके जो मेजर शेयर होल्डर्स है दे आर टेकिंग द शेयर्स ऑफ अनदर सब्सिडरी, उसके बारे में बोल रहे. अपन सोच रहे थे कि वो उनकी ही कंपनी के बारे में शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बना रहे, बट दे आर टेकिंग शेयर्स ऑफ विच कंपनी बच्चा लोग? अनदर कंपनी. आर दे ट्राइंग टू क्रिएट अ सब्सिडरी कंपनी फॉर द मेन कंपनी और नॉट? यस. जैसे वेरेंडा है और वो वेरेंडा के दो मेजर शेयर होल्डर्स ने जेके शाह के मेजर शेयर्स लिए हो, तो क्या वो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपस में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ. एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एज वेल एज द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम. तो जस्ट वी हैव टू ऐड दिस लाइन टू विच जेके शाह लिमिटेड विल बिकम अ सब्सिडियरी टू दिस कंपनी. ओके, सो वील जस्ट ऐड द वर्ड जेके शाह और वेरेंडा विच एवर इज ओके. ठीक है, चलो. रिजॉल्व फर्दर दैट Mr. X, the director, and Mr. Dash, the director, are hereby authorized to execute all the documents, instruments, to take all the steps, etc. to give effect to the said resolution. Can I say para 2 में तो कोई भी change as such नहीं है. ठीक है, क्या लिखेंगे para 2 में? All the acts, deeds, things as necessary to give effect to the said resolution. फर्स्ट पैरा वापस एक बार कर लेते हैं. नंबर 1, व्हाट इज इट? कौन सा अग्रीमेंट है बच्चा लोग? शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. ठीक है, कौन से शेयर होल्डर्स डिसाइड कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी वाले के सब्सिडरी वाले? होल्डिंग कंपनी वाले के वो लोग इकट्ठे दोनों जन मिलकर सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग लेना चाहते हैं इन द न्यू कंपनी. क्योंकि वो न्यू कंपनी में सब्सटैंशियल होल्डिंग ले रहे, क्या वो उनकी सब्सिडरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ. और वही दो शेयर होल्डर्स के पास मैक्सिमम राइट्स होंगे to sit in the general meeting of that subsidiary, to be a part of the decision making of that subsidiary company जो वो लोग खरीद रहे हैं. Got it? Yes, share purchase agreement and shareholders agreement is also somewhat similar to each other only. Share purchase में भी आता है जब आप दोनों जन तीनों जन मिलकर किसी और कंपनी को सब्सटैंशियली होल्डिंग करते हो, बट वही 2-3 जन फिर आपस में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाते हैं कि तेरा वो राइट, मेरा ये राइट, तेरा वो राइट, मेरा ये राइट. सो आइदर यू मेक अ शेयर परचेज जिसमें आप होल्डिंग का इंक्लूड कर दो, और यू मेक अ शेयर होल्डिंग जिसमें आप परचेज वाली बात इंक्लूड कर दो. बिकॉज द शेयर होल्डर्स नीड नॉट नो कि आपने कितना परचेज किया है, कितने टके में परचेज किया है, कब आपको डिलीवरी मिलने वाली है, क्या गवर्निंग लॉज आपने रखे हैं बीच में. दे नीड टू नो कि अब ये दोनों शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज आपस में क्या बन चुके हैं, विच इज वाई. ओके, चलो. क्लियर विद द फर्स्ट पैराग्राफ एवरीबडी? आप बोलोगे एक बार, बताओ. रिजॉल्व दैट एप्लीकेबल, ये अच्छी लाइन है. ओके, परसुएंट टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट read with as amended or reenacted from time to time, comma AOA and the MOA, and subject to the approval of shareholders at the ensuing AGM, comma the consent of the board is hereby accorded to approve the shareholders agreement
wherein which the JK Shah Limited will become a subsidiary. समझ में आया? You want me to make you write this one or how is it? लिखवा दूं? Okay, practice कर लेते हैं. Have we done board resolution? Authorization to make investments, give loans under section 186 बच्चों? Okay. अच्छा, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन अपन ने नहीं किया है. ओके. एक बात पूछनी थी आपसे. अगर अब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया कि इस चीज के बारे में बनाओ, विल यू बी एबल टू फ्रेम इट ऑफ बाय योर ओन सेल्फ? एक आप ट्राई करोगे, वर्बली ट्राई करो अभी, फिर अपन देख लेंगे, फिर आप लिखो. इसी के लिए बनाना है. आप क्वेश्चन देखो, आप पूरा फैक्ट्स देखो और मुझे बताओ एक्सप्लेनेटरी आप कैसे लिखते. I'm just preparing you for extreme worst situation के कल को कुछ आ गया तो ऐसा ना हो जाए oh shit ये तो पता ही नहीं है. आपको क्लिक तो समझा है कि बोर्ड हाँ बोल चुका है, शेयर होल्डर है ना. अब आप वो फ्रेम करके मुझे बताओ कि कैसे चले. थोड़ा सा टफ है बट ट्राई. आई थिंक यू विल बी एबल टू एस इट. ये वाला देखो क्वेश्चन और ट्राई में क्या लिखा होगा. विजुअलाइज the answer please. लिमिट पता है 60% और 100% ऑफ वोट 2 whichever is high. तो उससे भी अधिक जानो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत पड़ती है. तो शेयर होल्डर्स ने बोल दिया वी आर ओके कि आप इन्वेस्टमेंट्स मोर देन लिमिट ऑफ सेक्शन 186 करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अब मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है. ये तो आपको आता है. अब आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम. 4 लाइन तो पहले की आती है. कॉमा कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज हियर बाय गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर देन द लिमिट स्टेटेड अंडर सेक्शन 186. है ना. सेकेंड पैरा भी आपको आता है. They are authorized to do all the acts, deeds, things. अब मुझे सिर्फ explanatory बताओ. Anybody would like to try this one? हिंदी में बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को keywords दो बस. क्या लिखेंगे? हाँ? करना क्या है? बोर्ड क्या करने वाला है? और करने वाला है कि नहीं करना है तो बताना पड़ेगा ना कि बोर्ड है हम इस पर्टिकुलर सब्सिडरी में और करेंगे, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो अभी 52% है वो 52 से 60 हो जाएगा क्योंकि हम और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं. क्यों करना चाहते हैं? शायद जरूरत है एक्सपेंशन के लिए, शायद जरूरत है कि वो बेटरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करे, इसलिए हम और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं. अब ये बेटरमेंट होगा कि आप भी हमको हाँ बोल दो. नहीं समझा? और एक बार बोलो. बोर्ड 186 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहता है, लोन ज्यादा देना चाहता है अपने ही सब्सिडियरीज को या अपने ही होल्डिंग माने के ऑब्वियसली सिस्टर कंसर्न्स एक्सेट्रा को. तो आप यही समझाने की कोशिश, चलो मान लो तुमको ना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है इन जेके शाह, पर तुमको मेरे से पूछना पड़ेगा. आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे बताओ? मेरे को कन्विंस करना है आपको कि मैं हम पैसा डाल रहे हैं मैम जेके शाह में. बताओ कैन आई से बेटर प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल और हो रही है ऐसा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर दे. तो आप बस हाँ बोल दो तो हम आगे निकल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे. बस वही तो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. समझे आप? पक्का? चलो मैं एक और पूछती हूँ, आपको दिया नहीं है बट मैं पूछती हूँ. 181C, when the company is borrowing the money from outside in the sense outside the company, तो उसकी भी लिमिट है. पेड अप शेयर प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ती है. अब आपको मुझे अब कन्विंस करना है कि प्रिया मैम हम ना लोन्स लेना चाहते हैं,
तो आप हमको अप्रूव कर दो मैम। तो बोलो कैसे करते हैं आप, क्या लिखते हैं एक्सप्लेनेटरी में? यस यस, कहना इसे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में पैसा आएगा ज्यादा, हमारा वर्किंग कैपिटल स्मूथ चलेगा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस होंगे। एक रीजन बताना है कि ऐसा करेंगे ना, जैसे वो एक्स का रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं उसके पूल बांधे, तो कन्विंस तो वही करते हैं ना, कुछ अच्छी बात तो बोलनी पड़ेगी। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम अपन बोरो कर लेते हैं फंड्स, ओके, और वही बोरोड फंड से ना हम प्लांट एंड मशीन खरीदेंगे ताकि हमारे फैक्ट्री में जो अभी सेल्स हो रहा है वो डबल हो जाएगा। तो आप बस अप्रूव कर दो मैम ताकि हम आगे बढ़े। समझा एक्सप्लेनेटरी कैसा होता है? चलो बताओ, आपको रीअपॉइंटमेंट ऑफ सीएस करना है और आपको मुझे कन्विंस करना है कि यही सीएस को वापस रीअपॉइंट करते हैं मैम। कहना इससे वो तो एमडी वाला सेम छापम छाप आप डाल सकते हो। तो डरिएगा मत, अगर कुछ अलग आया आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, क्योंकि मैं घबरा रही हूं कि कुछ अलग आएगा, ऐसा मुझे पता नहीं। आई एम जस्ट फियरिंग द न्यू सिलेबस। आई नेवर फियर्ड इन माई होल करियर एक्सेप्ट नाउ कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि कुछ भी ड्राफ्टिंग का ऐसा आ जाए। अब जो देखो जो आना है वो आना है, बाहर का आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम जस्ट वांटिंग टू प्रेप यू कि डरना मत क्वेश्चंस देखकर। सच बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग पैनिक जाते हैं, जैसे मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव हैड अ सेटबैक इन माय करियर वंस, जब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत हॉरिबल गया था तो मेरा पूरा पेपर उसकी वजह से स्क्रू अप हो गया था। आई पास, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रो रो के दिन निकाले मैंने फिर। तो ऐसा मत करना, हाँ, क्वेश्चन 1 विल बी हॉरिबल, ऐसा दिमाग में ठान के जाइएगा आप। वो 20 मार्क 25 मार्क, लास्ट अटेम्प्ट तो फिर भी एलसी पूछा, उसके लास्ट अटेम्प्ट तो पूरा बाहर से, बट कॉम्प्रिहेंशन से चीजें मिलेगी आपको। लिखते जाना, बस रुकना मत, दिमाग लगा लगा के लिखना। दे विल ट्राई टू एनफोर्स प्रोफेशनलिज्म इन यू। I like the way that they are asking questions, but I dislike because you go with so much hope in drafting, because I know some of you all want marks in drafting more than any other subject. तो इसलिए ग्रुप 1 में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग है, उसमें कोई वो नहीं है। बट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन बाहर से आया वो मार्क्स फेंकेंगे, आप लिखोगे तो मार्क्स फेंके जाएंगे। बट जो छोड़ दिया, बीकॉम जैसा उसको समझाया, आप गए। समझा आपको? तो प्लीज डरना मत, कुछ भी आया कुछ ना कुछ तो लिंक होगा ही। जैसे लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी कुछ ना कुछ तो लिंक होता ही है, बस फर्क उतना है। और तब ये मत सोचना शिट ये तो अपन ने करवाया ही नहीं है। उस टाइम पे भी अगर आपको हमको गाली देने का प्रायोरिटी, देन इट इज रॉन्ग। गो पॉजिटिवली, ऐसा ही समझो 10-15 की लगने वाली है, बस बाकी 80 मार्क का पेपर आप संभाल लेना, वो अच्छा होगा। गॉट इट? 10 मार्क पार्ट ए और 10 पार्ट बी लगेगी, वही तो है प्रोफेशनल। उसी को तो जाता है जब वो आपको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि आप किस तरह का लैंग्वेज लिख रहे हो। आप बीकॉम वाला लिखोगे, आपके मार्क्स बहुत कट जाएंगे। ड्राफ्टिंग में आपको बहुत प्रिविलेज है टू यूज द लैंग्वेज, बिकॉज अपन वो कोवेनेंट में तो बहुत सिंपल लिख रहे हैं, और क्योंकि फाउलर की देन है तो फाउलर भाई की जय हो, अपन उसके हिसाब से लिख रहे हैं। डरना मत। स्टेटमेंट आया, आप ना एक्चुअली अच्छा हुआ मैंने ये बोला कि आपको मुझे कन्विंस, आप यही समझना कि मैम को कन्विंस करना है कि वो अप्रूव करे। आप उसमें ना फटफट चले गए, मतलब आप एकदम ही सोचने लगे हाँ अब आपको हम ये बोलेंगे तो आप हाँ बोल दोगे। तो आप वैसे ही समझो कि आपको मुझे जो भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया मेरे को याद करिएगा 2 सेकंड के लिए, और बोलना कि अरे मैम को अगर मुझे समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी। फिर आप बोलना कि मैम प्लीज ए नहीं यार, बी सीरियस, हम इसके बाद नहीं मिलेंगे भाई। तो जो है मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं बोलती जाती हूँ, लास्ट 2 दिन से मैं वही कर रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज आप प्लीज ये सारी बातों को सीरियसली लीजिएगा,
ओके, घबराना नहीं, समझे ना? क्वेश्चन आया, अटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे? वो तो वैसे भी करते हो, बट ढंग से करना, मतलब करते तो हो ही, कुछ तो लिख के या तो मुझे पता है, बट प्लीज थिंक वाइजली कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है तो हमको हाँ एक्सप्लेन करना है क्यों, कि क्यों मैम हाँ बोलेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि हम मिस्टर एक्स के पूल बांध रहे हैं कि भाई परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ऐसा मत लिखना स्मार्ट हैंडसम टॉल, नो नो नो, कहना से आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक चीजें ऐसा सब लिखना। ऑलराइट, ठीक है, पता नहीं मुझे डर लग रहा है आप लोग के लिए, नहीं डरू ना, कुछ तो कर ही लोगे, 40 तो निकाल ही लोगे, ऊपर का बात है। एक्चुअली 40 में कोई टेंशन है, बट मैं चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ यू ऑल शुड गेट 55 प्लस, एग्जामिशन मिले तो बहुत बढ़िया, बट 55 प्लस तो निकालना चाहिए, निकाल लोगे, निकालोगे। चलो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे जाते हैं, खुद पढ़ो आप और खुद समझो कि ये आपको समझा कि नहीं। The members are informed that currently the company's investment limit is under section 186. The management proposes के made proposes भाई इसलिए तो तेरे पास आए हैं, proposes to make an investment of up to INR dash in the equity shares of Veranda Limited, which is JK Shah Limited, which is one of the subsidiary, and post the investment, the stake of the company in JK Shah will increase from 52% to 60%. मैम हमको याद नहीं आया 52 से ये हो गया, तो ए बावले उसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, 51 तो ऑलरेडी है, उपरांत का 2-3% और डाल के, मैम मैथ्स लगाना पड़ेगा ना, तुम मत करो, तुम सिर्फ इतना बोलो कि कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, और वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो वो करेगा उससे हमारा शेयर होल्डिंग 51 से 60 होने वाला है। मैम गणित नहीं बैठ रहा है, आप मत बिठाओ, क्योंकि उसके पास पूरा शेयर होल्डिंग और सब्सिडरी है ही नहीं कि वो परसेंट नापने वाले हो। गॉट इट? सो आप सीधा 100 करोड़ 51% से 60% बढ़ चुका है, ऐसा करके शेयर होल्डर्स को बता दीजिएगा। द सेट सब्सिडी The said subsidiary is into the business of iron and steel, which requires capital infusion at the given stage. Hence, this investment is proposed. Reason समझा? You were quite close कि हाँ मैम चाहिए हमको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। आप बोल दो ना एक्सपांशन, आप बोल दो ना कि आयरन एंड स्टील में नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए तो हमसे मांग रहे वो, है ना? अच्छा ये भी तो बोल सकते हैं कि हमको भी उससे फायदा होगा, जैसे हमारी प्रॉफिट जो है वो और बढ़ेगी, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट जुड़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन, मैम डेट बताओ, मैम रट्टा मार के जाते हैं हम, रट्टा नहीं मारना, एक सब्जेक्ट आपके हित में है, वो ये है कि आपको रट्टा मारने की ऐसा जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट बिट्स एंड पार्ट्स, कि जब आपको एसएलपी पता होना चाहिए, रिवीजन पता होना चाहिए, बस उसी में सेक्शंस है, सेक्शन 73 से 75 पता होना बस, बाकी सेल डीड, कंस्ट्रक्शन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, वो सब फटाफट गो थ्रू करना। ड्राफ्टिंग फुल सिलेबस आपका 15 घंटे के अंदर आराम से हो जाता है, आराम से। बट इफ यू डू द वे वी डिड यस्टरडे, फटाफट, फिर उसी में ऐसा रट रट के नहीं बैठना है, सब फास्ट करोगे तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आधी चीजें तो सिर्फ इंग्लिश है, सिर्फ समझनी है, कुछ ही सेक्शंस है, सेक्शन गिन के 30 भी नहीं है आपको पूरे सब्जेक्ट में। गॉट इट? गुड। Board of directors held in their meeting approved the said investments and have recommended to whom? Members कि प्लीज आप भी ये कंसिडर करो and give us a which resolution? Special resolution. ये लास्ट लाइन नहीं समझी यार, तुमको समझी पक्का? ये अपना शॉर्टकट वाला जो अपन ने फर्स्ट में 2 पैरा ही हटा दिए, क्या लिखा है बच्चा लोग? नन ऑफ द डायरेक्टर्स KMP आर इंटरेस्टेड, कंसर्न्ड और फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दिस रिजोल्यूशन। डरोगे कि नहीं डरोगे? यस? नहीं ना? पक्का? ओके। क्या करना है लिखा दूं?
मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए, फिर आप जैसा बोलो वैसा करते हैं। हाँ, गिव द हेडिंग। मैं आपको रिजोल्यूशन नहीं लिखवा रही, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। गिव द हेडिंग शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन along with explanatory statement हाँ, ये वाला हेडिंग बोल रही हूं मैं। along with explanatory statement, ये हेडिंग है। हाँ, authorizing to make investments, authorizing to make investments in the shares of, in the shares of JK Shah Limited, ब्रैकेट में लिखो where the limits under section where the limits under section 186 are exceeded. लिखा? ओके, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हेडिंग दो। The members are informed that the current investment of the company is within the limits of section 186. Is within the limits of section 186. Full stop. The management proposes to make investments of rupees 100 crores in the equity shares of JK Shah Limited, which is one of its subsidiary and post the further investment the stake of the company will increase from 51% to 60%. Full stop.
The subsidiary is in the business of iron and steel, which requires capital contribution, which requires capital infusion, so the current investment is being proposed. Done बच्चा लोग? Okay, full stop. Next line. The board has approved the said investment. The board has approved the said investment and recommends to the members to consider the same and approve the same as a special resolution. डन बच्चा लोग? अच्छा, लास्ट पैरा खुद से लिख पाओगे आप? चलो राइट डाउन. लिख लिया? Okay, great. Want to take a small break? 5-10 minutes? Board resolution for conversion of company to private limited company. यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किस में कन्वर्ट करना है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो उसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए बच्चा लोग? बोर्ड रिजोल्यूशन. But is it subject to shareholders approval, RD's approval, etc. or not subject to? Subject to. आप SBILL में पढ़े हो या तो SBEC for some people. वहाँ पे प्रोसीजर है to convert a public company into a private company. तो आपको क्या उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, चलो आप ट्राई कर सकते हो. बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. बताओ. हाँ, सेक्शन देख लो. रिजॉल्व दैट परसुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13-14 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 as amended or reenacted from time to time, subject to the shareholders approval, subject to the RD's approval, the approval of the board of directors be and is hereby accorded to change the company from public limited company to a private limited company by entering the word private before limited. समझ में आया? ये तो मैंने बोल दिया, आपको समझा? गुड फॉर यू. एक बार देखो और वापस आप ही बोल लो. रिवीजन. पेटिशन नहीं भाई. Who said that?
Who else? शुभम, हाँ ना, चलो चलो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ओनली सम आर गुड पीपल, यस, वेरी गुड पीपल. Yes. नहीं नहीं, वो इतना नहीं देखेंगे. जेके शाह क्लासेस नहीं डाला ना आपने, जेके शाह डाला तो हो सकता है कोई जेके शाह आयरन एंड सीमेंट का भी काम करता हो, आयरन एंड स्टील. नहीं तो आप जेके सीमेंट डाल दो तो भी चलेगा. एनी कंपनी इज ओके. हाँ, वैसे जेके शाह इज फेमस, दे माइट कम टू नो कि हम आयरन एंड स्टील में नहीं है, बट जेके करके बहुत सारी कंपनियां होती है, तो आप कोई भी कंपनी का नाम डाल सकते. व्हाट? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है आपके लिए. आप ड्राफ्टिंग फोड़ लोगे. कोई टेंशन नहीं अब मुझे. चलो, हुआ ये पढ़ के टाइम पास करा रहे हो मेरे से. चलो, लास्ट पैरा वेरी वेरी डिफिकल्ट है ना शुभम? यस, व्हाट इज द लास्ट पैरा? अरे देख क्या रहे हो उधर? व्हाट? बताओ क्या होता है लास्ट पैरा, सब लोग बताओ. रिजॉल्व फर्दर दैट the directors are hereby authorized to do the acts, deeds, things necessary to give effect to the said resolution. How difficult it was. Yeah, okay. चलो, special resolution बनाना है. I am going to make you write either of the two, not the both of them, because both are from the same thing, which is conversion of public limited into a private limited. Okay, SR along with explanatory statement. Oh shit, मेरे को लग रहा है एक तो explanatory statement आएगा ही आएगा. जिस हिसाब से उन्होंने अमेंडमेंट में डाला है उसमें तो क्लियर कट है कि एक हाथ तो आएगा. अब तीन ही है, एक वो MD वाला, एक आपका 186 exceeds the limit वाला, और ये लास्ट है. ओके, ये तीन ही नए हैं, बाकी कोई है नहीं अब तक. Special resolution along with explanatory statement for conversion of company into a private limited company. चलो, आप बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ. हाँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ लेक्चर, आप कर लो फिर अपने से. क्या करना है, छोड़ दो. Resolve that pursuant to provision of, वो तो बोल ही सकते हो यार. 13, और तुमको पता है उसके बाद मैं कंटिन्यू कर ही लेती हूँ, तो तुम स्टार्ट तो दे दो. Resolve that pursuant to provisions of section, मैं बोल देती हूँ, जिनको समझना है समझो, नहीं तो जाओ अब आप. Resolve that pursuant to provisions of section 13 and 14 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 as amended or reenacted from time subject to the approval of RD, ROC, MCA. The shareholders' approval is hereby accorded to the board of directors to convert the company from public limited to a private limited, and now the new name of the company shall be JK Shah Private Limited. Okay, by entering the word private before limited. Last para as you know is explanatory statement. मैं नहीं सिखाऊंगी, आप खुद ट्राई करो अभी के अभी. चलो, कन्विंस करो मुझे कि आप पब्लिक से प्राइवेट जा रहे हो. Anybody? हाँ, to reduce compliances could be one word.
for ease of business, to reduce the statutory issues that the company has been facing on and off. Okay. Is it better for a conversion of public limited to private or not? Yes. Best interest of the कुछ नहीं मिला तो best interest of the company is one of the good point or good line that you can keep writing कि ये best जैसे reappointment best interest में है, जैसे 186 से ज्यादा जाना best interest में है, जैसे ये वाला भी best interest में ही लग रहा है. अब वो interest कुछ भी हो सकता है कि भाई स्टैट्यूटरी इश्यूज है, रेगुलेटरी है, या टैक्सेशन इश्यूज आ रहे हैं, कंप्लायंस इश्यूज आ रहे हैं, वो जाने दो फिर. बट बेस्ट इंटरेस्ट इज अ गुड वर्ड एज वेल. कैन आई से बोर्ड बोलेगा दैट वी आर तो रेकमेंडिंग टू कन्वर्ट द कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड टू अ प्राइवेट लिमिटेड. अब बस आप भी अप्रूवल दे दो एंड ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट टू हुज अप्रूवल, आरडीज अप्रूवल एज वेल. बस उतना ही. Members are aware that the company was originally incorporated on a dash as a public limited company. The directors have since dash, let's say 1/4/2020 से वो public limited था और director ने 1/4/2025 से सोचा कि इसको appropriate होगा in the best interest of the company to convert the company from public into a private. As per the Companies Act, consent of members by way of SR is required. The members are requested to approve the said thing and this is subject to whose approval as well? ROC, Ministry of Corporate Affairs. Last line shit. I hope समझ में आया. तीनों के तीनों explanatory statement में ये last line है, तीनों में. Okay? So यहाँ पे first line है कि हम ऐसे इनकॉर्पोरेट हुए थे, हम बने थे पब्लिक लिमिटेड, बट अब हमको पब्लिक लिमिटेड से किस में कन्वर्ट करना है? प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है. इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी टू डू दैट एंड इज इट सब्जेक्ट टू ROC's अप्रूवल एज वेल और नॉट? यस. गॉट इट. श्योर एवरीबॉडी. गुड, वेरी गुड फॉर यू. लास्ट वाला है, कर ही लेते हैं एंड देन इट एंड्स. Okay, the last one is board resolution for shifting of registered office from dash to dash. Can you help me fill in the blank? Mumbai to Ahmedabad, let's say for example. Yes, okay. तो उसके लिए किसका resolution चाहिए बच्चा लोग? Board resolution. Pursuant to provisions of section 12, blah blah blah, consent of the board is hereby accorded to shift the registered office of the company existing at the premises of Mumbai to Ahmedabad with immediate effective. Resolve further that the lease deed rent agreement dated dash executed by the company with AB Limited in respect of proposed new office address is hereby noted. Resolve further that directors are supposed to do all the acts. So first पैरा में बोला कि बोर्ड रिजॉल्व करता है कि हम ये ऑफिस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं. सेकंड में बोलता है कि लीज डीड और रेंट अग्रीमेंट कोई भी आप चूज कर सकते हो जो हमने बना लिया है विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. गॉट द पॉइंट? ओके, एक बार देख लो ये वाला. यू विल ट्राई दिस वन राइट नाउ एंड ऊपर वाला मैं लिखवा देती हूँ ताकि वी आर डन विद द चैप्टर 6 अमेंडमेंट्स एज वेल. बस वही थे, बाकी तो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बोला था, बट मैं और एक बार बता देती हूँ क्या क्या नहीं है अब आपको. हैव यू रिटन इट समवेयर कि आपको कौन से चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है फ्रॉम द सप्लीमेंट? ऐसा ना हो जाए फिर आप ढूंढते बैठो कि शिट ये क्या करे, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया. लिखा है ना? गुड. लिखा नहीं है, सिर्फ मन में रखा है. लिखा चलो हो गया. पढ़ के बता रहे हो आप मुझे क्या होता है ये. रिजॉल्व दैट pursuant to provisions of section 1213 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 as amended or reenacted from time to time, comma, the approval of the shareholder.
Board of Directors is hereby accorded to shift the registered office from Mumbai to Ahmedabad. Resolved further that the lease agreement has been initiated or executed between J.K. Shah and the other party, AB Limited, okay, for shifting the new, for the new registered office, okay, कि नए registered office के लिए हमने already lease deed बना लिया है. And the last para is, got it? Everybody? Good, very good. ये वाला आप try करो लिखने का, और ऊपर वाला मैं बता देती हूँ. अच्छा, 1 मिनट बाद में लिखिएगा. लेसन 8 ये सब कंप्लीट है, माने के हो चुका है आपका. नेगोशिएशंस, ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है, ऐसे ही आपका सप्लीमेंट भी सेम है. रूल्स, अच्छा बिल्डिंग वगैरह करेक्ट है. ये क्वांटम मेरिट, उसका केस अपन ने पढ़ा था, मुलमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ओके. फिर 73 से 75 में अपन ने केस पढ़ा हेडले वर्सेस बैक्सनडेल. फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए थे, 2-3 अपन ने देख लिए तो बस हो गया. देन इंजंक्शंस आए थे, यस, कौन से टेम्पररी, परपेचुअल एंड मैंडेटरी, ओके. जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क भी मैंने आपको कल विद द चैप्टर बता दिया कि इंस्टेड ऑफ सीआरपीसी व्हाट वर्ड आर यू गोइंग टू यूज, BNSS, ओके. क्या वर्ड यूज करोगे बच्चा लोग? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Are you understanding? Okay, वैसे तो आप सिर्फ BNSS लिखोगे तो भी कोई वांधा नहीं है. मैंने आपको 1-on-1 ऑल 4 बताए जो सेम टू सेम है. सेक्शंस अलग है डेफिनेटली क्योंकि नाम अलग हो चुके हैं, बट नो रेलेवेंस फॉर यू राइट नाउ लाइक दैट, ओके. देन वी हैव, हाँ, प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ एफिडेविट इन एविडेंस. They asked last attempt itself. What is drafting of affidavit and evidence? कल ही अपन ने वापस रिवाइज भी कर लिया था. There is no change over here. No change absolutely. पूरा जो आपके टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है वही का वही सेम आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है. So there is no change in this chapter. माने के चैप्टर 10 से उन्होंने बस drafting of affidavit and evidence एक पेज में दिया था. फिर चैप्टर 11, क्या चैप्टर 11 में चेंजेस है? यस है, ओके. ओके, हेलो, या ड्रेस कोड वाइल यू आर अटेंडिंग विच हियरिंग्स बच्चा लोग? वर्चुअल हियरिंग्स. ये वाला आंसर जो है वो नया है जो अपन ने कल ही डिस्कस कर लिया था. कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे. चैप्टर नंबर 12 अगेन नो मेजर अमेंडमेंट. यू नो सेक्शन 233, yes, short track, fast track merger वाला आपको पता है. The same thing has been introduced over here. मैंने आपको amended ही पढ़ाया और आपको सचिन सर ने भी amended ही पढ़ाया है, जिसमें days डाल दिए गए. 30 days, 7 days, 15 days वाला जो भी है वो डाल दिया गया है. पहले वो days नहीं डाले गए थे, but now they have been introduced. So whatever you have read is the final one only. So need not worry about that. कंपाउंडिंग का मैंने आपको बताया भी है और आपको लिखवा भी दिया है. देयर इज नो अमेंडमेंट अगेन फॉर चैप्टर नंबर 12, ओके. कंपाउंडिंग इज रिटन एज वेल. मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपाउंडिंग का प्रोसेस है. आई थिंक इट्स मोर देन 3-4 पेजेस दैट वी हैव. इतना वक्त नहीं है आपके पास और इतना याद रखने का भी आपके पास दिमाग, मतलब यू आर ऑक्यूपाइड, यस, ओके. चलो, एडजुडिकेशन एंड अपील. या रिमेंबर कल मैंने आपको सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग वाला एक बता दिया था. यू नो व्हाट वाज सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग? जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाला बात आया था कल. यस, उन्होंने क्या बोला कि सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग हुई है और क्या वो गलत है कि नहीं है? यस, मार्केट मैनिपुलेशंस आर देयर. आई होप यू रिकलेक्ट. पता है ऑर्डर ऑफ एओ था, फिर जजमेंट ऑफ सैट था एंड देन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो नो चेंजेस अगेन. हाँ, रोल ऑफ मेंस रिया. डू यू थिंक मेंस रिया का प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर लिविंग पेनल्टी और नॉट? नो, नहीं.
आपको गिल्टी फील करवाना, यस मे बी, बट नॉट फॉर पेनल्टी। तुम ऐसा बोलो कि अरे ये मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं नॉन कंप्लायंस है, तो किसी का नहीं होता है। कोई जानबूझ के जो करता है ना, फिर वो बड़ी चीज ही करता है। वो फिर छोटी छोटी एक फॉर्म नहीं भरा, पार्ट बी नहीं भरा, पार्ट सी नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर क्या पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? 100% लग जाएगी। आर यू गेटिंग इट? चैप्टर नंबर 14, अपीयरेंस अंडर Competition Act. Do you think CS is a competent professional to appear under Competition Acts or not? Yes. So technically, हाँ, फूल पत्ती definitely. अरे यार, okay. Technically, what are you going to do? Lesson 4. पर वो भी मैंने लिखवा दिया है, तो आपको सप्लीमेंट देखने की जरूरत नहीं है फॉर दिस। लेसन नंबर 5 नॉट नीडेड, क्योंकि उसमें तो क्या आया था बच्चा लोग? फर्स्ट शेड्यूल ही आया था। लेसन नंबर 6, यस, उसमें ड्राफ्ट्स आए थे, कुछ मैंने प्रैक्टिस करवा लिए हैं, कुछ ही आपको उसमें से देखना है। चैप्टर 8 देखोगे? यस यस, मतलब वो आप जून वाला देखो कि दिसंबर वाला देखो, एक हाथ तो देखना ही। मॉड्यूल में है, चैप्टर 8 इन मॉड्यूल इज फुल्ली न्यू, तो अगर आप मॉड्यूल देखना चाहो उसके लिए वो देख लो। चैप्टर 9, नो नीड टू सी द सप्लीमेंट, वाई? BNSS। अच्छा, चैप्टर 10, नो, क्योंकि कौन सा वो बोलते हैं? एफिडेविट इन एविडेंस, नो नीड। 11, हाँ, कहना से वो वर्चुअल हियरिंग वाला केस आपको देखना है। 12, नो। 13, नो। 14, नो। ये चाहिए तो इसका फोटो निकाल के रख दो, ताकि आपको पता चल जाए करना क्या क्या है। ग्रुप पे भेज दो, इतना भी नहीं कि खुद खींचे।